हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कटचाथीवू आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रजज़ा लेक को लेकर के। तो रजज़ा लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो रजज़ा लेक जो है वो इराक की सेकेंड लार्जेस्ट लेक के रूप में लोकेटेड है। ये जो रजज़ा लेक है अपने अर्लियर टाइम में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीन सीनरी हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इसके अलावा इस एरिया में ये जो लेक रजज़ा है वहाँ पर अबेंडेंस ऑफ फिशेज़ पाई जाती थी, जिसकी वजह से जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर उनकी एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन टाइम के साथ में अगर हम इसके रियल व्यू को देखें तो 1989 और 2018 का यहाँ पर कुछ कंपैरिजन शो कर रखा है कि टाइम के साथ में ये जो लेक है इसका एरिया कितना ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। ये जो रजज़ा लेक है इसका फॉर्मेशन किया गया था कि यहाँ पर यूफ्रेटस रिवर फ्लो होती है। उस यूफ्रेटस रिवर में जो फ्लड है उसको रोकने के लिए, ताकि इस वाटर का यूज़ किया जा सके अदर एरियाज़ में इरिगेशन के लिए। लेकिन टाइम के साथ में इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये रजज़ा लेक इसलिए न्यूज़ में बनी हुई है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है स्पोर्ट्स को लेकर के। अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया की बैडमिंटन की जो मेन टीम है वो भी थॉमस कप जीत करके आई है। और अब बॉक्सिंग में निखत जरीन जो है वो इंडिया की 5th नंबर की वीमेन बन गई हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग में 52 किलोग्राम फ्लाई वेट में उन्होंने गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इस्तांबुल में प्रेजेंट टाइम में कंडक्ट हो रही है वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब वो इंडिया की 5th इंडियन वीमेन बन गई है बॉक्सर, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। तो अदर वीमेन कौन कौन हैं उनके नेम हम देख लेते हैं। मैरी कॉम, जिन्होंने बहुत बार 2002, 2005, 6, 8, 10, 18 में वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता। सरिता देव ने 2006 में, जेनी आरएल ने 2006 में और लेखा केसी ने 2006 में। ओके, ये इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पर शो कर रखा है। 39 मेडल्स, 10 गोल्ड, 8 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये बता रखा है। ये जो निखत जरीन है इन्होंने अपने स्टार्टिंग टाइम से ही, जब इनके करियर का स्टार्टिंग हुआ तब से ही उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और उन्होंने जूनियर कैटेगरी में भी यहाँ देखिए 2011 में जो अंतालिया में वर्ल्ड जूनियर टाइटल जब हुआ था तब भी उन्होंने यहाँ पर उसको जीता था। ओके, ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात। अब जो अदर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के। आप सभी को पता है वाराणसी में इशू चल रहा है, उसको लेकर के वीडियोग्राफी वहाँ पर कंडक्ट करवाएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज इस इशू को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर डिस्कशन करेगा कि जो भी एक्टिविटी, जो भी वीडियोग्राफी में कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आए हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो रिमेन्स हैं वो मिले हैं। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या बात कहता है ये बात इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू में अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें तो वहाँ पर ये आरोप लगाया गया कि पहले वहाँ पर टेम्पल था, उसके बाद में यहाँ पर जो मॉस्क्यू है उसका फॉर्मेशन किया गया है। इसी को लेकर के वहाँ का जो लोकल कोर्ट है उसमें पिटीशन डाली गई और फिर लोकल कोर्ट ने इसको लेकर के डिस्कशन किया कि वीडियोग्राफी की जाए इंटरनल एरिया में भी मॉस्क्यू के, ताकि पता चल सके कि यहाँ पर किस टाइम में किस तरीके की एक्टिविटीज़ थी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसको लेकर के डिस्कशन करेगा। वाराणसी कोर्ट को उन्होंने बोला है कि आप कोई भी इसको लेकर के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको रोकिए जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है CUET एग्जाम को लेकर के। आप सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने आप को एफिलेटेड कर रही हैं इस एग्जाम्स में, उन्होंने UG के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट डिक्लेयर की है कि अब 12th की जो परसेंटेज है उससे एडमिशन नहीं होगा। अब आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होगा जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, आपकी जनरल एबिलिटी, ये सब कुछ वहाँ पर टेस्ट की जाएगी और उसके बेसिस पर आपका एंट्रेंस होगा। और अब UGC ने ये बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए भी CUET का एग्ज़ाम होगा। ओके, देखो इंपॉर्टेंट बात तो है, सभी को इक्वलिटी मिलेगी।
लेकिन अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के बेसिस पर वो दोबारा से अगर हम पॉइंट देखें, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में एक इशू चल रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ये चाहती है कि नीट एग्ज़ाम जो होता है जिसको एनटीए कंडक्ट करवाता है, उस नीट एग्ज़ाम में वहाँ की जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन हम नीट एग्ज़ाम के बेसिस पर नहीं देंगे। हम किसके बेसिस पर देंगे? हम एग्ज़ाम वहाँ पर एंट्री देंगे जो 12th परसेंटेज बोर्ड है उसके बेसिस पर वहाँ पर हम नीट एग्ज़ाम में एंट्री ना करवा के 12th परसेंटेज बेस पर वहाँ पर एंट्री दी जाएगी मेडिकल कॉलेज में। तो अब यहाँ पर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी 12th में परसेंटेज कम रहती है और उनका जो ड्रीम होता है कि वो ड्यू में स्टडी करें वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर सबको इक्वलिटी दी जाएगी। लेकिन फिर सेम प्रॉब्लम यही सामने आएगी कि इसकी वजह से जो वेल्दी पर्सन है वो इजीली जो कोचिंग है वो उनको अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उनको कोचिंग अवेल करने में प्रॉब्लम आएगी। एक इक्वलिटी का जो मेंटेनेंस जो रहेगा उसको लेकर के भी यहाँ पर बात रखी गई है कि इसकी वजह से कोचिंग हब का जो इंस्टीट्यूशन का जो एक बेसिक फॉर्मेशन है वो दोबारा से इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जीएसटी जो लगाया गया था 1 जुलाई 2017 से, उसमें ऐसा नहीं है कि जीएसटी जो भी टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि यहाँ पर जीएसटी रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको अगर हम बात करें तो स्टेट जो हैं वो भी इक्वली यहाँ पर पावर्ड है, उनके पास में भी पावर है कि वो जीएसटी को लेकर के लॉ बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर उन्होंने ये बात जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये डिस्कशन किया कि देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू इंडिया जो है वो वेल बीइंग ऑफ डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकता है, इसलिए हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो इम्पोर्टेंस है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डेमोक्रेसी जो है आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो पॉपुलेशन है उनको अगर हम बात करें तो उनका जो रूल है उसको या गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन है उसको पावरफुल बनाने के लिए जो डेमोक्रेसी को अगर हमें स्ट्रेंथन करना है तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना होगा तो अदर ऐसे बेसिक फैक्ट्स जो हैं उनको भी हमें स्ट्रेंथन करना होगा, और इसके लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो आप सभी को पता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, दोनों के पास में अपनी अपनी पावर हो। अब वो दोनों के पास में पावर है, सेंटर के पास में पावर है, स्टेट के पास में पावर है लॉ बनाने की, लॉ इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन होता है कि सेंटर और स्टेट जो हैं वो मिल करके किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वर्क करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों के रिलेशन बेहतरीन होते हैं और कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल का आप यूज़ कर सकते हो कि जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आए तो यहाँ पर जुडिशरी ने इंपॉर्टेंट बात रखी है, तो इस स्टेटमेंट का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, आप सभी को पता है कोविड के टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्टेप अपना स्टार्ट किया था कि हमारे यहाँ पर जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको हम राशन की डिलीवरी उनके घर पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि आप जो भी राशन अवेलेबल करवा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेल हो रहा है। आप क्या करो, या तो आप जो पर्सनली दिल्ली जो है वो आप अपने बेसिस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी राशन प्रोवाइड करवा रहे हो या तो उसकी डिलीवरी करवाओ या फिर आप इसके लिए कोई नई स्कीम जो है वो उसको लॉन्च करो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रेन प्रोवाइड कर रही है उसको आप अपना नाम दे करके कि जो दिल्ली सरकार है वो हेल्प कर रही है आप लोगों की, आपको राशन प्रोवाइड कर रही है, उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर। अभी हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी 2-3 डेज पहले और इसमें ये डिस्कस किया था कि पोल्यूशन का इफेक्ट कितना ज़्यादा देखने को मिल गया है। उस रिपोर्ट में ये बात बोली गई थी कि अगर हम 6 डेथ देखते हैं तो उसका हम कंपैरिजन करें प्रेजेंट टाइम में तो उसकी वजह से एक जो डेथ है वो पोल्यूशन की वजह से हो रही है, मतलब पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने लग गया है। तो यहाँ पर दिल्ली में जो ट्रीज़ हैं उनको जैसे कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बीच में कुछ एक रिस्ट्रिक्शन के रूप में जो ट्रीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं तो उनको काट दिया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को लेकर के डिस्कशन किया गया कि अगर हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ट्रीज़ जो हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप दिल्ली में जाकर के देखोगे तो बहुत सारे एरिया जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है,
ओके और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ का पोल्यूशन लेवल को अगर हम देखें तो उससे कंपैरिजन में तो हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ट्रीज़ हैं उनको काट दिया जाना चाहिए। अब आप इसको कंपनसेट भी करो कि अदर एरियाज़ में हमने ट्रीज़ लगा दिए, तो एक पेड़ जिसकी एज जो है 50 to 100 ईयर्स है और एक पेड़ जो आपने 1 ईयर का या 6 मंथ्स का लगाया है, वो कंपैरिजन कैसे करेगा? ओके पोल्यूशन को कर्व करने के लिए अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें तो दोनों की जो एफिशिएंसी है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो आप कंपनसेशन नहीं कर सकते हो इस तरीके से कि हमने अदर एरियाज़ में जो ट्री जो है उनको प्लांट कर दिया है और इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने प्रोहिबिट किया है कि कैपिटल में जो भी हमारा दिल्ली का कैपिटल वाला रीजन है वहाँ पर जब तक कोई नए ऑर्डर पास नहीं हो जाते तब तक इन पेड़ों को आप नहीं गिराओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट डिस्कस किया गया कि वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वो उनमें प्रॉब्लम चल रही थी और उसको लेकर के बार बार मांग की जा रही थी कि वहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए। ओके कल भी हमने डिस्कस किया था कि रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है, रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया जाता कि कोई पहले से जो पावरफुल है उसको और पावरफुल बनाया जाए। रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि जो कमज़ोर है उसको आप कुछ एक्स्ट्रा पुश दो ताकि सोसाइटी में जो पहले से अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं उनके इक्वल जा कर के वो भी खड़े हो पाए, मतलब हर एरिया में उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। रिजर्वेशन इसलिए तो दिया जाता है ना कि जिनके पास इनकम नहीं है उनको कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे करके कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया दो कि उनके लिए ये एरिया रिजर्व है ताकि वो भी उन लोगों के साथ में खड़े हो सके। अब यहाँ पर लोकल बॉडीज़ में जब 14% रिजर्वेशन दिया है तो हालांकि जो अदर पार्टीज़ हैं वो उसके लिए डिमांड कर रही हैं कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। इस आर्टिकल का एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी पॉइंट हम लेकर के आते हैं उसका बेसिक पॉइंट ये है कि हम डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करें। रिजर्वेशन जो है वो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए उसका यूज़ होना चाहिए, ना कि सोसाइटी को बांटने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोसाइटी को जो कोटा के बेसिस पर, रिजर्वेशन के बेसिस पर आपने उसको बांटने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन मिला है उसका बेटरमेंट यूज़ होना चाहिए, बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर कोई कैटेगरी को वहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका गलत तरीके से यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी जो भी गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, अभी एक इशू देखने को मिला कि जो यहाँ देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारी हजार्डस साइट्स हैं जैसे कि क्वेरीज, वहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव यूज़ किए जाते हैं, हैवी मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉय की जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके की जो साइट्स हैं वहाँ पर रेगुलर होती ही रहती हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम दूर रख करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इसके अलावा जो भी सेफ्टी और ऑपरेशन नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन किया जाता है। बहुत सारे जो रेगुलेटर्स हैं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना होकर के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करो, इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। ओके तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट जो है प्राइवेटली ओन था, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाहेंगे और प्रॉफिट जब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या बेसिक नॉर्म्स और रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, और जब प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जाता है तो इस तरीके की जो एक्सप्लॉयटेशन वाली एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होती हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी इस तरीके की हजार्डस साइट्स है उनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन सभी को हमें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट ढंग से करवाना होगा। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए ताकि जो भी एनवायरमेंटल लेवल पर अगर हम देखें या फिर ह्यूमन लेवल पर अगर हम देखें जो भी लॉस है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के। जो राइटर है उन्होंने ये बोला है कि साउथ एशिया में अगर हम डिस्कशन करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। बायोडाइवर्सिटी हमारा जो प्लानेट है उसका एक लिविंग फैब्रिक है
और अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को सेव कर लिया तो हमारी जो सोसाइटी है उसको सस्टेन रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि देखो प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में या फिर पास्ट टाइम में और प्रेजेंट टाइम में हम कंपैरिजन करें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। और अगर हमें अपने फ्यूचर को सेव करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमंस, इनके बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी बेहतरीन रिलेशन है, उनको और ज़्यादा हमें इंक्रीज़ करना होगा, काफ़ी अच्छे लेवल पर लेकर के जाना होगा, ना कि हमें सिर्फ नेचर को थ्रेटन वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना होगा। अभी प्रेजेंट टाइम की 2019 में एक रिपोर्ट आई, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने इसको पब्लिश किया था और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2019। ओके, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और इसमें ये बात बोली गई कि मेन ग्लोबल ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आर क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन। ये बेसिक टर्म्स हैं। देखो आप सभी को पता है मेंस का पेपर होता है और जीएस पेपर 3 जो है वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीएस पेपर 1 जो है यूपीएससी में, वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन किन टर्म्स को वहाँ पर रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, जैसे अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीसीज, ओके, क्लाइमेट चेंज। ओके, इन सभी की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में हो रही है और ये बात इस रिपोर्ट में रखी गई। राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि जो यूनेस्को है उन्होंने 1971 में अपना एक बेसिक या फिर हम बात करें तो काफ़ी एक्स्ट्रा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था बायोस्फीयर रिजर्व का। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर ह्यूमन जो है वो नेचर के साथ में हार्मनी के साथ में रहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बन करके रहता है। नेचर के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन के साथ में उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि नेचर का कंजर्वेशन हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों का इफेक्टिव तरीके से कॉम्बिनेशन सामने आ सके। तो साउथ एशिया की यहाँ पर बात की गई है। 30 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं, जो सबसे पहले 1977 में श्रीलंका में जो हुरुलू जो एरिया है उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था। हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले नीलगिरी जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर ये बताया गया है कि अदर एरियाज़ में जो एरिया है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है, राइटर का ये बोलना है कि जो साउथ एशिया है उसमें और टाइम के साथ में बायोस्फीयर रिजर्व इंक्रीज होने चाहिए ताकि जो हमारी नेचर है उसको हम कंजर्व कर सकें और नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच में जो लिंकिंग हमें बिठानी है कि इस एरिया में हमें बहुत अच्छे से काम करना है, साउथ एशिया का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो यहाँ पर साउथ एशिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके कोस्टल एरियाज़ हैं। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से जो सी लेवल है इंक्रीज़ होगा, सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि जो भी हमारा नेचुरल हैबिटाट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करें और ये जो इनिशिएटिव है बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को का, इसके अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें ताकि जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ओके, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है साउथ एशिया में, वहाँ पर यूनेस्को की प्रायोरिटी लिस्ट में है क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हालांकि उन्होंने कोशिश की, अपना फर्स्ट नॉमिनेशन फाइल्स के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर और यहाँ पर कुछ डाटा शो कर रखे हैं। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें तो कोविड पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा पहले इफेक्ट देखने को मिला था और इन्फ्लेशन रेट हाइक हुई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो जो रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसकी वजह से भी इशू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रूरल इन्फ्लेशन की बात की गई है
कि बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रही है, मतलब टाइम के साथ में इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि सभी एरिया में किसी एक पॉइंट को लेकर के ही इन्फ्लेशन है, एरिया वाइज डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम कहीं पर बात करें तो कहीं पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर के इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और कहीं पर अगर हम बात करें तो ग्रेन्स को लेकर के इन्फ्लेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कल भी इस आर्टिकल को लेकर के कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम पेट्रोल डीजल में, पेट्रोल जो है उसमें एथेनॉल को मिक्स करके ब्लेंड करके जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ करेंगे। ओके, और जो डीजल जो है उसमें बायोडीजल को इंसर्ट किया जाएगा। इसके बेसिस पर ये बात रखी जा रही है कि देखो, आप सभी को पता है हमारा इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर डाटा भी शो कर रखे हैं पेज नंबर 8 पर, और इन डाटाज में बता रखा है कि इंडिया जो है वो अपना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। अब इथेनॉल ब्लेंड की भी यहाँ पर बात रखी गई है कि अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा कंजम्पशन है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है व्हीकल जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट पॉलिसीज़ की भी बात की गई है कि इथेनॉल को अगर हम ब्लेंड करते हैं तो हम जो बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब हम हर साल जो हैं वो बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे और उस मनी का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इंडिया के अदर सेक्टर में ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर पहले 2030 तक ये डिसीजन लिया गया था कि 2030 तक एथेनॉल का 20% तक ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि 2025 तक ही ये 20% तक का ब्लेंड किया जा सकता है, और 1 जनवरी 2023 से ये जो नई फॉर्मेशन है पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। अभी अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें कि किस तरीके से ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो हमारे इंडिया में वर्क कर रहा है, तो पिछले 2 डेकेड से इंडिया इस इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग टाइम में सबसे पहले 2001 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि 5% एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल जो है उसका हम यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो बहुत कम परसेंटेज लेवल पर एथेनॉल का ब्लेंड किया गया, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ किया गया। 2013-14 तक आते आते गवर्नमेंट ने 1.5% तक यहाँ पर जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ कर दिया था ब्लेंडिंग को। ओके, 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 5% तक इसमें इन्वॉल्व करेंगे, फिर बाद में डिसाइड किया कि हम 10% तक एथेनॉल को इसमें ब्लेंड करेंगे। देखो, जो एथेनॉल ब्लेंड है उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है या फिर हमारी जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उन्होंने एक बात रखी कि अगर हम अचानक से इंक्रीज़ करते हैं तो जो भी व्हीकल के जो भी उनका इंजन है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, तो टाइम के साथ में मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है जो भी व्हीकल हैं उनमें, और जब मॉडिफिकेशन होगा तो ये चीज़ें जो हैं वो कैरी कर पाएंगी। अब एथेनॉल का ब्लेंडिंग क्यों किया जा रहा है? ब्लेंडिंग करने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें एक रीजन अगर हम देखें तो अगर हम एथेनॉल को कम्प्लीटली, जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कम्प्लीटली एथेनॉल का यूज़ करके वहाँ पर व्हीकल को चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर और अदर एरियाज़ में भी इंडिया में भी रिसर्च हुआ एथेनॉल को लेकर के, तो ये देखा कि कम्प्लीटली बर्न होता है एथेनॉल, जिसकी वजह से इसके कुछ अवशेष नहीं बच पाते हैं, और जब इसका जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इसकी वजह से कम होता है, एमिशन इसकी वजह से कम होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो एक इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट है उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। एथेनॉल की वजह से भी ये बात यहाँ पर रखी गई है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसमें इम्पोर्ट एक तरीके से जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल को यूज़ करेंगे तो पेट्रोल का हम बाहर से जो हमारा ज़्यादा डिपेंडेंस है वो कम होगी। एथेनॉल जो है उसको प्रोडक्ट किया जाता है, जैसे कि मेज़ हो गया, शुगर हो गया, शुगर केन हो गया, इनसे बनाया जा रहा है एथेनॉल को। तो मतलब हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको, हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जिससे एग्रीकल्चर में जो हम बेसिक प्रोविज़न हमने रखे हैं कि फार्मर्स की इनकम को हम डबल करेंगे, उनको भी हम अचीव कर पाएंगे। वैसे इंडिया में एथेनॉल को बनाना काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव है अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है तो उन
उन क्रॉप प्रोडक्ट्स को अगर आपको ख़रीदना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर आप खरीद नहीं पाओगे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो एथेनॉल का जो प्राइजेस है या उसकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये इस तरीके से एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा और इस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या क्या प्रॉफिट होंगे ये सब कुछ हमने देख लिया है। ये जो आर्टिकल है, कोविड के टाइम में आप सभी को पता है कि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया। जो चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन जो है वो भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चली गई, लेकिन इसकी वजह से आप सभी को पता है कि ऑनलाइन जो सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी है एक चाइल्ड के लिए। इसके लिए एक एनजीओ ने कुछ सेफ्टी टूल किट बनाया है और ये बात रखी है कि सभी को अपने जो फ़ोन हैं वहाँ पर ये सेफ्टी टूल किट को इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो आपका चिल्ड्रन है उसकी सेफ्टी आपको इंश्योर कर सको। इसके बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो टाइम से पहले अर्ली टाइम ये इस तरीके के केसेस देखने को मिले हैं चिल्ड्रन में। तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर अगर हमें करना है तो ये टूल किट, इस तरीके की जो भी एक्टिविटी हैं उन्हें हमें इंस्टॉल करनी होगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बेटर फ्यूचर के लिए ये सारे वर्क किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर उनका फ्यूचर उस गलत तरीके से ना मोल्ड हो सके, उनको हम रोक सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 12 पर है और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक सेकेंड, देखो महाराष्ट्र में औरंगजेब का जो टॉम्ब है उसको लेकर के उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि उसमें जो भी एंट्री है उसको रोका जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इशू देखने को मिल रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे मॉस्क्यू और टेंपल के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो मुगल एम्परर टाइम में औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा जो हिंदू टेंपल थे उनको तोड़वाया था और वहाँ पर जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, इसी के लिए उनका जो टॉम्ब है उनको शट डाउन किया गया है। यहाँ पर बात है, हमारी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि गर्ल्स की जो मैरिज एज है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए और 21 एज डिसाइड किया जाए। तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी नोबेल लॉरेट, आप सभी को पता है चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं। बचपन बचाओ उनका एक इम्पोर्टेंट एनजीओ है। तो कैलाश सत्यार्थी ने अपनी बात रखी है कि आप चाइल्ड जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो 18 ईयर्स एज जो डिसाइड की गई थी गर्ल्स की, लेकिन बहुत सारी ऐसी मैरिज होती हैं वो उससे भी पहले अर्ली एज में हो जाती हैं। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने मैरिज एज डिसाइड की और उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि आप मैरिज एज को इंक्रीज़ ना करके जो हमारी एजुकेशन लेवल है, हम देखते हैं कि एजुकेशन में 18 एज के बाद में जो गर्ल्स का जो इंक्लूजन है वो कम हो जाता है, ड्रॉप आउट्स की संख्या गर्ल्स में ज़्यादा है कंपैरिजन टू बॉय। तो इनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके, उनकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके, ताकि जो प्रॉब्लम है उसके हम सॉल्यूशन पर वर्क करेंगे। ओके, क्योंकि ये बात यही तो रखी गई ना, मैरिज एज इंक्रीज़ किया जाएगा तो 21 एज तक जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और उसमें जो अवेयरनेस है एक फैमिली प्लानिंग को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के जो भी अवेयरनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हम ये चीज़ जो अवेयरनेस है उसको तो मैरिज एज को बढ़ाए बिना भी हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें बेसिक प्रोविज़न इस तरीके के इम्प्लीमेंट करने होंगे कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुलाई में डिस्कस करेगा कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसको चैलेंज करने वाली जो भी पिटीशन है उनको लेकर के। ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशन में और जॉब में। एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 15 है और जो जॉब से रिलेटेड आर्टिकल 16 है। मतलब एम्प्लॉयमेंट 16 आर्टिकल में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि पहले आप पढ़ोगे फिर जब भी तो जॉब लगोगे ना, तो आर्टिकल 15 में एजुकेशन और आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट जॉब। ईडब्ल्यूएस कोटा में 8 लाख कैटेगरी डिसाइड की गई थी कि 8 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है उनको ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन 8 लाख से कम जिनकी एनुअल इनकम है फैमिली की उनको ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था उसको लेकर के भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है उसमें भी 8 लाख ही जो डेडलाइन है वो डिसाइड की गई थी। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बात रखी है कि हमने जो भी यहाँ पर डेडलाइन जो 8 लाख की डिसाइड की उसको लेकर के हमने अलग से
रिव्यू किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी का क्रीमी वाला जो पार्ट है उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हेट स्पीच आप सभी को पता है हमारे इंडिया में हेट स्पीच की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। तो इसको लेकर के अभी आप सभी को पता है आज लास्ट वर्किंग डे है जुडिशरी का, उसके बाद में वैकेशन पे चले जाएंगे जुडिशरी जो है, और जुलाई में दोबारा से ओपन होंगे कोर्ट। तो यहाँ पर जो वैकेशन बेंच जो है उसको लेकर के बोला गया है कि हम बोलेंगे कि हेट स्पीच को आप लेकर के सुनवाई करो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है और इसको लेकर के जो रिजल्ट है, जो भी डिस्कशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो रिलेटेड है नाटो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। नाटो ऑर्गेनाइजेशन को फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया है, मतलब उन्होंने अपना जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया है। कल हमने डिस्कस किया था कि टर्की को इसको लेकर के कंसर्न है, तो यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन ने बोला है कि टर्की को क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू हैं, उन सभी को लेकर के भी, उन सारे कंसर्न को भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप सभी को पता है रानिल विक्रमसिंघे, और रानिल विक्रमसिंघे ने मालदीव के जो पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ पर अपनी हेल्प करने के लिए, अपने एफर्ट्स लगाने के लिए, श्रीलंका की फॉरेन एड एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन करने के लिए उन्होंने नसीद की हेल्प लेने की कोशिश की है। ओके, यहाँ देखिए, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे हैज़ अपॉइंटेड मालदीवियन पार्लियामेंट्री स्पीकर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद एज द कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिंग फॉरेन एड टू श्रीलंका दैट इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको एक तरीके से यहाँ पर मोहम्मद नसीद की वो हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।